नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो कोट में बात कर रहे हैं, विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। तो कहने का मतलब है कि एक दिमाग में ना एक परछाई जैसी छप जाती है कि जो लोग जीतते हैं तो वो बचपन से ही जीतते आ रहे हैं, या फिर वो बाय बॉर्न ही बाय बर्थ ही जो है उनको किस्मत में ये चीज़ मिली है कि उनके किस्मत में जीतना ही लिखा है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी अगर विनर बनता है तो उसके पीछे उसके बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। जैसे मैंने कल थॉमस एडिसन के बारे में मैंने बोला था कि 1000 के ऊपर से एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, तब जाकर जो एक एक्सपेरिमेंट लास्ट वाला सक्सेसफुल हुआ था, तो तब जाकर उनको फेम मिला था। ओके, तो इसी तरीके से बहुत बार फेलियर होता है, तब जाके लोग जो है आगे विनर्स बन पाते हैं। सिर्फ उनका एक ही दायित्व होता है कि वो कभी क्विट नहीं करते हैं, वो कभी भी क्विट नहीं करते हैं। तो अगर आपने भी आगे बढ़ना है तो क्विट नहीं करना है। बेशक कितनी बार मर्जी फेल हो, वो आगे बढ़ते जाना है। ज़िंदगी में जितना सीखेंगे उतना ही हमारे काम आएगा। तो और जिस भी गोल के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर पूरा फोकस करना है, और उसका अगर प्लान बनाकर अगर चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो गोल अचीव होगा ही होगा। तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहती है कि कुछ आर्टिकल्स जिस पेज हिसाब से यहाँ पर बताए जाते हैं वो आर्टिकल्स कुछ नहीं होते हैं, कुछ आगे होते हैं। देखिए, ये जो इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है इसके अलग अलग एडिशंस आते हैं। तो जो एडिशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो दिल्ली एडिशन है। तो अगर आप किसी और शहर से हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई से हैं, बेंगलोर से हैं, तो वहाँ पर कुछ एडिशंस में, कुछ पेजेस में जो न्यूज़ होंगी वो आगे पीछे हो सकती हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर दिल्ली एडिशन फॉलो करके चलता हूँ, तो उसका यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल है। तो कोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं डेली, फिर एडिटोरियल डिस्कशन है, फिर स्पीकिंग ट्री है, फिर फ्रंट पेज से लेकर जो लास्ट वाला पेज है स्टार्टअप्स एंड टेक। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आती है हम उसका एनालिसिस करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर शीशे के सामने यहाँ पर 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक इकोनॉमिक का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस होगा, और लास्ट में एक नक्शा होगा जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए अभी एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये है फर्स्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, रैम शैकल्ड फिक्स द जुडिशरी फॉर्मर CJI इंडिक्टमेंट शुड स्पर एक्शन। तो जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई जी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है इंडियन जुडिशरी के रिगार्डिंग। तो रैम शैकल्ड वर्ड का उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब निकल कर आता है बेतुका। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिस तरीके की भी प्रॉब्लम्स जुडिशरी में निकल कर आई हैं उनको फिक्स आउट करो। अगर कोई दोषी निकल कर आता है तो उसके रिगार्डिंग जो है एक्शन जल्दी से आप लेना शुरू करो। और आगे बात कर रहे हैं कि जिस संदर्भ में यहाँ पर रंजन गोगोई जी बात कर रहे थे, जिस संदर्भ में उन्होंने इंडियन जुडिशरी को रैम शैकल बेतुका करार दिया, तो ये बात जो है कुछ ऐसे लोगों को सहूलियत दे सकती है, कंफर्ट दे सकती है, जो यहाँ पर जो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं, जो जिनका नाम रंजन गोगोई जी हैं, जो उनकी यहाँ पर दलील थी, जो उनका वहाँ आत्मदाह का जो फैसला उसको वो खारिज कर सकते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं कि वो एक बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे रंजन गोगोई जी, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर रैम शैकल वर्ड का इस्तेमाल किया इंडियन जुडिशरी के लिए। तो उस समय उन्होंने अपनी एक एक्सप्लेनेशन में ये भी चीज़ बताई कि क्यों वो जो तृणमूल कांग्रेस की जो MP हैं महुआ मोइत्रा, ओके, ये एक लेडी MP हैं जो कि TMC से बिलोंग करती हैं, वेस्ट बंगाल से। तो उन्होंने इनके खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जब रंजन गोगोई जी चीफ जस्टिस थे इंडिया के, तो उस समय उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का यहाँ पर जो है आरोप लगाया है, जो TMC के MP हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर रंजन गोगोई जी इसी के बारे में यहाँ पर जवाब दे रहे थे कि मैं उस MP के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करूँगा। ओके, बेशक उन्होंने मेरा जो है क्रिटिसिज्म किया है जब मैं चीफ जस्टिस के अहदे पर यहाँ पर काम कर रहा था। तो यहाँ पर क्यों ऐसी बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो रियलिटी है वो बता रहे हैं। तो रियलिटी क्या निकल कर आ रही है कि जो केसेस हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे वो हाई कोर्ट के लेवल पर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर हो। तो आंकड़ा आपके सामने है। तो 3.7 करोड़ जो केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी 56 लाख के आसपास के केस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, और 70,000 के अराउंड केस जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग चल रहे हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम पेंडिंग केसेस की बात करें
तो जो टोटल केसेस निकल कर आते हैं उसमें से जो 43% केसेस हैं वो हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं, और उनमें से भी ऐसे केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है जो यहाँ पर 5 साल पुराने केसेस हैं। ओके, तो यहाँ पर 22% केसेस ऐसे निकल कर आते हैं जो 10 साल पुराने हैं, मतलब इतने पुराने पुराने केसेस जो है अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि एक तरह का इंडिकेशन हमें मिलती है कि बहुत सारे तरीके की जो डिसफंक्शनैलिटी है वो हमारे लीगल सिस्टम में अभी भी है, जिसको कि सही करना है। और सबसे स्पेसिफिक अगर बात करें, जो हमारा राइट टू लिबर्टी है, जिसके द्वारा जुडिशरी को हमें प्रोटेक्ट करके चलना, हम जो सिटीजन हैं उनको प्रोटेक्ट करके चलना, तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का फेलियर जो है अभी भी सामने आ रहा है, जिसकी बदौलत जो है इतने नंबर ऑफ केसेस जो है पेंडिंग चल रहे हैं अभी भी, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट हो। इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जब भी हम बात करते हैं सेडिशन के चार्ज की, मतलब कि देशद्रोह की जब हम बात करते हैं, तो उसके संदर्भ में भी अभी चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, तो इन दोनों में भी अभी काफ़ी जो है अनबन चलती आ रही है। अभी तक इसके रिगार्डिंग भी सॉर्ट आउट जो है नहीं कर पाए, किसके ऊपर जो है चार्ज हम लगाएंगे सेडिशन का, क्योंकि हाई कोर्ट लगा देता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नहीं मानता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी की जब असासिनेशन हुई, जब उनकी हत्या हुई, तो उस समय बहुत सारे लोग जो थे खालिस्तान जिंदाबाद और राज करेगा खालसा, ये वाले स्लोगन जो थे ये चला रहे थे। तो लेकिन उसके बावजूद भी उस समय ऐसी कोई भी उनके आसपास ऐसी घटना नहीं थी जिसके रिगार्डिंग जो कि उनको उकसाए ये बात बोलने के लिए। ओके, तो ये उन्होंने यहाँ पर देशद्रोह किया ऐसी बातें बोलकर, लेकिन कोई भी चार्ज जो है नहीं लगा। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस तरीके से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे राइजेबल ईज भी इनको हो जाता है। अगर वायलेंस होता है इस तरीके से तो बाद में जो है छुटकारा भी हो जाता है, निकल भी जाते हैं इस चार्ज से। तो यही चीज़ है जो यहाँ पर खास तौर पे जो लोअर कोर्ट्स की बात करें, जिसके बारे में वो प्रवोक करते रहते हैं कि जो सेडिशन का यहाँ पर जो हम चार्ज की बात करते हैं, देशद्रोह की बात करते हैं, तो उसका भी जो है चार्जेस हमें जो है फ्रेम करने चाहिए जो डिसेंटर्स हों उनके खिलाफ। तो कहने का मतलब ये निकलता है कि इस तरीके की जो माहौल बना दिया जाता है कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको यहाँ पर मजबूर कर दिया जाता है कि वो यहाँ पर जो असंतुष्ट है उनको यहाँ पर देशद्रोह वो उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस जो है वो लगा दे। तो यहाँ पर लोअर कोर्ट्स की इस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो पेश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई और बात करता है, हाई कोर्ट कोई और बात करता है, और जो लोअर कोर्ट्स हैं वो कोई और बात करते हैं जब सेडिशन की बात आती है तो। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर गोवा में एक आयरन ओर की माइनिंग होनी थी जिसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट देना था। तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि 1000 दिन से ज़्यादा वहाँ पर काम रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि वहाँ पर एक लीगल क्लैरिटी ही नहीं थी कि किस हिसाब से जो है माइनिंग के जो है लीज दिए जाएंगे। ओके, जो माइनिंग के जो यहाँ पर और होंगे उनको किस हिसाब से लीज पर दिया जाएगा, किसी कॉन्ट्रैक्टर को, दूसरे को, ताकि जो कि वहाँ से वो माइंस से जो है लोहा निकाला जा सके। तो इसके रिगार्डिंग कोई लीगल क्लैरिटी नहीं थी और ना ही कोई लीगल कोई वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मैटर के ऊपर। तो इसी मुद्दे के चलते यहाँ पर जो फॉर्मर CJI हैं, जो रंजन गोगोई जी, जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो यहाँ पर इसी मुद्दों के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि जो फंक्शनल जुडिशरी है बहुत ज़रूरी है हमारे आने वाले समय में। अगर हम चाहते हैं कि $5 ट्रिलियन की हमने इकॉनमी बनानी है, तो अगर सही समय रहते फैसला होगा तो यहाँ पर 1000 दिन से ज़्यादा काम रुक गया तो वो काम 1000 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो काफ़ी प्रोडक्शन निकल कर आ सकती थी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो अगर ये 1000 दिन काम रुका था, इसका मतलब अगर हमें ज़रूरत थी आयरन की तो हमने बाहर से इम्पोर्ट किया होगा, तो हमारी इकॉनमी को वही जो टैक्स पेयर्स का पैसा वही लगेगा वहाँ पर। इसके अलावा 2019 की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस थे उनको भी यहाँ पर बढ़ाया था। यहाँ पर टोटल 33 जजेस कर दिए थे, तो टोटल जजेस 34 हो गए, 33 जजेस हो गए, जो एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल जो नंबर है वो 34 हो गए। लेकिन बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, अपॉइंटमेंट्स इतनी नहीं की गई जितनी यहाँ पर बिल तो पास कर दिया कि नंबर यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में हुए नहीं। तो जो यहाँ पर मुद्दा निकल कर आता है, ऑथर बात कर रहे हैं कि जो कोर्ट है यहाँ पर मैनेजमेंट मैटर करती है, ना कि नंबर ऑफ जजेस। जितने भी नंबर ऑफ जजेस वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं तो उनको आपस में ही इस तरीके से केसेस को मैनेज करना है जो कि जल्दी से जल्दी केसेस का निपटारा हो सके, पेंडेंसी कम से कम निकल कर आए। तो जुडिशरी को अभी जो है अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, लेसन्स लेने होंगे, सीखना होगा उन हाई कोर्ट से जिन्होंने अपनी जो पेंडेंसी है उसको कम किया है लगातार, तो उनसे सीख कर हमें भी आगे बढ़ना है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर बात कर रहे हैं सस्टेनेबल चॉइसेस इन एनर्जी पॉलिसी। तो कोविड-19 के चलते यहाँ पर स्लम्प देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली जो एनर्जी डिमांड थी उसमें। तो उसमें अभी हम रिकवर कर रहे हैं और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यहाँ पर प्रोजेक्शन लगाई है कि जो भारत में जो इंडिया की एनर्जी डिमांड है और वो काफ़ी फास्टेस्ट रेट के हिसाब से जो है ग्रो करेगी आने वाले समय में, आने वाले कम से कम 2 डेकेड्स तक पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया जो है आने वाले समय में जो है ट्रेंड जो है उसको शेप करेगा ग्लोबल एनर्जी मार्केट के क्षेत्र में, एमिशन के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। कहने का मतलब है कि भारत काफ़ी अच्छे तरीके से जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत जो कमिटमेंट थी कि हमने एमिशंस को रिड्यूस करना है अपने अपनी कंट्रीज़ में, उसके ऊपर भी अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इसकी यहाँ पर स्थापना की गई। तो कहाँ पर स्थापना की है इसकी, कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका और कौन कौन से इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसको कब बनाया गया, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो भारत की एनर्जी चॉइसेस हैं वो ना कि सिर्फ अपने ही देश की हेल्थ को यहाँ पर सपोर्ट करेंगी, बल्कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, पूरी की पूरी धरती है, उसकी हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखेगा। जिस तरीके से भारत अपनी अप्रोच लगा रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं उनको यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके तहत सोलर एनर्जी के प्लांट्स जो है उनको लगाने के ऊपर फोकस कर रही है भारत सरकार। उसके तहत सब्सिडीज़ भी दे रही है अलग अलग एरियाज़ में, विंड एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाह रही है। तो भारत सरकार एमिशन फ्री यहाँ पर एनर्जी जो है वो उसकी जनरेशन जो है उसके ऊपर फोकस कर रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट की बात कर रहे हैं कि पॉइंट बनता है कि इंडिया यहाँ पर जो है एक टारगेट लेकर चल रहा है, कि गोल लेकर चल रहा है कि ज़ीरो एमिशन हम पैदा करेंगे सन 2060 तक। ओके, 2060 तक टारगेट है कि ज़ीरो एमिशन, किसी तरीके का भी एमिशन नहीं होगा, चाहे वो वेहिकुलर एमिशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एमिशन है, चाहे और किसी तरीके का भी एमिशन है। और इसके अलावा कि लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो और उससे भी आगे जो है प्रॉमिस करके सोच के जो है दिशा लेकर जो है भारत आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की। तो इसको कौन पब्लिश करता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसके द्वारा, इस पब्लिकेशन के द्वारा भी जो है बहुत सारे सिनेरियोस जो है यहाँ पर सुजेस्ट किए गए हैं, जिसके तहत बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा अभी किस तरीके के जो है एनर्जी रिफॉर्म्स जो है वो अनाउंस किए गए हैं, किस तरीके से एग्जिस्टिंग टारगेट जो है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा कैसे जो है एग्जामिन किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है हम एनर्जी एफिशिएंट इकॉनमी बनाएंगे आने वाले समय में, तेल के ऊपर डिपेंडेंसी हम कम करेंगे। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रीफाइड, सोलर एंड स्टोरेज इंटेंसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिनेरियो जो है इसके बारे में बात की गई है इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 में। सो कहने का मतलब एनर्जी जनरेट भी करनी है, ओके, उसके बाद उसको स्टोरेज का भी प्रावधान करना है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो फंडा है उसको अपनाकर। तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें टोटल कितने नंबर हैं गोल्स के, कितने गोल्स हैं वो, और जो जब हंगर वाली बात करते हैं, हंगर वाला गोल, उसका नंबर कौन सा वाला है, तो इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 में जो सिनेरियोस यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो स्टेट किए गए हैं, तो उसमें से पहली बात जो कर रहे हैं सोलर एनर्जी के ऊपर कर रहे हैं, जो कि अभी सिर्फ 4% निकल कर आती है जितनी हम टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो उसमें से सिर्फ 4% है जो सोलर एनर्जी, सोलर पावर प्लांट्स को यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इसकी प्रोजेक्शन क्या लगाई जा रही है, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कोल के साथ मैच करना है। कोल कहने का मतलब कोल से हम कौन सी, यहाँ पर कौन से वाले पावर प्लांट्स चलाते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स। सो थर्मल पावर प्लांट से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उस कैपेसिटी तक हम मैच करेंगे आने वाले समय में। ये प्रोजेक्शन है कि सोलर एनर्जी को थर्मल पावर प्लांट्स के साथ मैच करके जितनी एनर्जी हम थर्मल पावर प्लांट से निकालते हैं उतनी ही सोलर पावर प्लांट से निकाली जाएगी। और टारगेट है यहाँ पर 2040 तक 30% जो है हम एनर्जी जनरेशन करेंगे सोलर पावर प्लांट्स की हेल्प से। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिनेरियो के हिसाब से बात करते हैं तो उससे जो है जो एनर्जी डिमांड में राइज आता है, ठीक है, उसको वो कम कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है सही तरीके से, और साथ ही साथ ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करके चलेगा कि हम विकास को है ना उसको भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी आगे चलता जाएगा। और इससे नई जॉब्स क्रिएट होंगी। जो फ्यूल प्राइसेस है, जो हम इतने बड़े पैमाने पर तेल इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो इतना खर्चा होता है वो कम होगा। और जो लास्ट बात कर रहे हैं एमिशन, जो उसी तेल को यूज़ करके जो
व्हीकल्स चलेंगे या इंडस्ट्री चलेगी तो उससे एमिशंस होते हैं, तो वो भी कम होगा और रिजल्ट निकलेगा कि जो हमारी एयर क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ होगी जब ये, अगर हम सोलर पावर प्लांट की एग्जांपल लेते हैं तो उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट अगर भारत में बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे PLI स्कीम के तहत हमने कल पढ़ा था कि भारत सरकार जो है उस सोलर जो पावर सेल्स होते हैं, जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, उनके ऊपर भी सरकार जो है पैसा देगी कि इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए और इनको जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर जो है विकसित किया जाए। तो जब ऐसी डिमांड पूरी इकोनॉमी में बढ़नी शुरू हो जाएगी, हम भी सोलर पावर प्लांट जो है अपने घर की छत के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली GDP बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी और डिमांड जो है डेफिनेटली कम होगी। ओके, जब इंडिविजुअल तौर पर जो है सोलर पावर पैनल्स लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जो 60% तक जो सन 2030 के आखिर तक जो भारत में विकास देखने को मिलेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के तौर पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है इतना, अभी 60% से काफ़ी कम निकल कर आता है। तो भारत के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन हो जाओ, अपने बिजनेस मॉडल्स को आप जो है सही तरीके से आप उनको इवैक्यूएट करो, एग्जीक्यूट करो, लो कार्बन डेवलपमेंट वाला जो मॉडल है उसको फॉलो करके चलो और ग्लोबल साउथ तक जो है काम करके दिखाओ, अपना मॉडल जो है इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज हैं भारत की, तो उस आउटलुक में ये बात की गई है कि हमें अभी हैवी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, खासतौर पे जो बैटरी स्टोरेज का क्षेत्र है, जो स्मार्ट ग्रिड्स का क्षेत्र है यहाँ पर, जो कि जो अभी पावर सप्लाई जिसमें डिसरप्शन रहती है, रुक रुक कर आती है, तो वो चीज़ आगे देखने को ना मिले। लगातार जो है पावर सप्लाई हम जो है उसको ट्रांसफ़र कर सके, भेज सकें, प्रोवाइड कर सकें जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो आउटलुक यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि एक जो है पैराडिग्म शिफ्टिंग जो है हम टेक्नोलॉजी में करेंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेकर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर लो कार्बन हाइड्रोजन, इस तरीके से यहाँ पर हम प्रगति करेंगे इस ऐसे मॉडल्स को अपनाकर। तो ये जो तीसरे नंबर वाला आर्टिकल है, तो इसमें बात कर रहे हैं जो रेलवे बजट है उसके बारे में। तो ऑथर बात कर रहे हैं पुलिंग आउट ऑफ द स्टेशन, कि स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। कहने का मतलब जो बजट 2021 है उसने रेलवे को पैसा तो काफ़ी दिया है, ओके, जो कि उसको वापस ट्रैक पर लाया जाए, वहाँ पर रेवेन्यू रेज किया जाए, एक्सपेंसेस जो है उसके लिए खर्चा निकाला जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन ऑथर क्या यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी हमारे पास एक सेपरेट रेलवे बजट नहीं है। तो पहले हुआ करता था, लेकिन अभी हमारे पास सेपरेट रेलवे बजट नहीं है। ये जो नॉर्मल बजट आता है हमारा यूनियन बजट, उसी में अभी भारत सरकार जो है खर्चा प्रदान कर देती है रेलवे को। तो इसी के तहत ऑथर बात कर रहे हैं कि रेलवे बजट अभी सेपरेट नहीं, जिसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है कि ये हमारी इकोनॉमी का एक क्रूशियल सेक्टर है। ओके, तो अभी इसके ऊपर कम फोकस दिया जा रहा है जितना पहले दिया जाता था जब रेलवे का बजट ही अलग से आता था। अगर हम इकोनॉमी के साथ कंपेयर करें, पहले की जो इकोनॉमी थी, पहले जो रेलवे बजट आता था, अगर उसके साथ आज को कंपेयर करें तो, हालांकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंसमेंट तो की है कि रिकॉर्ड यहाँ पर 1.1 लाख करोड़ की एलोकेशन जो है रेलवेज को की जाएगी, लेकिन जिसमें से ज़्यादा पैसा जो है वो कहाँ पर स्पेंड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, मतलब ज़्यादा खर्चा करेगी भारत सरकार। और यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि जितनी यहाँ पर अटेंशन देनी चाहिए थी, जितनी शायद रेलवे डिज़र्व करता था, उतनी अटेंशन यहाँ पर नहीं दी गई है। और इसके अलावा जो बजट अनाउंसमेंट्स थी उसमें क्या क्या रेंजेस यहाँ पर देखी गई हैं। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि एक प्लान कर रहे हैं कि जो एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करना है, और इनको मोनेटाइज किया जाएगा अंडर द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो अलग अलग तरह के डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है उनका काम चल रहा है। ओके, जो ट्रेन की पटरियाँ हैं, ठीक है, वो बिछाई जा रही हैं अलग अलग रूट्स में। तो यहाँ पर एक वेस्टर्न और ईस्टर्न DFC, ओके, इन दोनों की बात कर रहे हैं, जिनको कि कमीशन कर दिया जाएगा जून 2022 में। ओके, तो अभी और भी बहुत सारे DFC प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी काम जिनका चल रहा है। जैसे यहाँ पर ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर की बात करें तो वहाँ पर अभी भी ये काम उसका चल रहा है, ट्रैक्स बिछ रहे हैं, तो उसके ऊपर खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो अभी जो है अभी कंप्लीट होगा, वो अभी समय लगना है। इसके अलावा अगर बात करें जो ब्रॉड गेज रूट है, कहने का मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी की भी तारे बिछा रहे हैं। हमारे पास जितने भी जो इलेक्ट्रिक इंजन्स थे उनका एक लिमिटेड रूट था, जहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन की वायर्स बिछी थी वहाँ तक इलेक्ट्रिक इंजन चलता था। इलेक्ट्रिक इंजन की अगर बात करें तो वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सही है, एयर पोल्यूशन नहीं करता है। ओके,
और उसी को भारत सरकार चाह रही है कि 100% इन्हीं का यूज़ करें पूरे भारत में, जिसके तहत जो है पूरा वायर्स का जो है नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। तो आपने अगर स्टेशन में विजिट किया हो रेलवे स्टेशन में, तो आपने स्टेशन में देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स ऊपर से गुजरती हैं ट्रेन के, तो वही नेटवर्क जो है पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार बिछाना चाह रही है। तो उसका यहाँ पर टारगेट है कि 2023 दिसंबर तक जो है हम इसको कंप्लीट करें 100%। और अभी के लिए फरवरी 2021 तक 60% जो काम है अभी ये खत्म हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन का। और आगे बात कर रहे हैं न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ, मतलब कि बहुत सारे नए मेजर्स जो हैं यहाँ पर लिए जा रहे हैं रेलवे को और बढ़िया बनाने के लिए और आगे इसको डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि एक विस्टाडोम कोचेस जो हैं ऑन टूरिस्ट रूट्स, तो वहाँ पर अलग से जो है कोचेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि जहाँ पर टूरिस्ट जो है अच्छे से जो है विजिट कर सकते हैं, बाहर का सिनेरियो देख सकते हैं जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हों। तो कुछ ऐसा दिखता है विस्टाडोम जो टूरिस्ट कोच है। तो इस तरीके से इसकी खिड़कियाँ बनाई गई हैं। तो इसको सबसे पहले कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया, तो इसको इनॉग्रेट किया गया है विशाखापट्टनम में। तो पहला जो कोच जो इनॉग्रेट हुआ है विशाखापट्टनम कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा जो क्रिटिकल सेफ्टी मेजर्स हैं उनको भी जहाँ पर एक्सपैंड किया जा रहा है, टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपैंड किया जा रहा है। जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है इसको लागू किया जा रहा है। तो इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो ट्रेन्स अगर किसी एक सिंगल ट्रैक पर आ जाती हैं तो उनका आपस में कलिजन हो जाता है। तो इस सिस्टम के तहत अगर कोई भी ह्यूमन एरर के तहत ऐसी घटना हो सकती है तो इस प्रोटेक्शन सिस्टम से ये चीज़ होने से बच जाएगी। तो ये मोस्टली ये सिस्टम कहाँ पर लगाया जाएगा, जहाँ पर हाई ट्रैफिक रूट्स है, जहाँ पर जो रेल लाइन्स है, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर ही चांसेस होते हैं कोलिजन होने के। तो वहाँ पर ये इंडिजिनियसली डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। और आगे बात कर रहे हैं कि जो भी अनाउंसमेंट्स बजट एलोकेशन में की गई हैं तो ये देखा जा रहा है कि वो नेशनल रेल प्लान के तहत जो है उनको आगे लागू किया जाएगा। और जो इंफ्राटाक जो यहाँ पर कंसेप्ट है उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। जैसे कि संकेत देखने को मिल रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से जो उन्होंने स्पीच दी थी अपनी बजटरी स्पीच पार्लियामेंट में। इसके अलावा जो एनआरपी प्रोजेक्ट्स होंगे, नेशनल रेल प्लान के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, तो वहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 16.7 लाख करोड़ के आसपास का होगा। और आने वाले 10 सालों में ये खर्चा किया जाएगा। और ये किन किन चीज़ों के ऊपर होगा, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर होगा, जो टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेलवे स्टेशन है उनको बेहतर बनाना है तो उसके ऊपर होगा। और जो रोलिंग स्टॉक कहने का मतलब जो ट्रेन के नंबर्स हैं, ठीक है, उनको और बेहतर बनाने में और उनको और बढ़िया तरीके से उनकी गिनती बढ़ाने के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा। और आगे बात करें कि जो एलोकेशन इस साल दी गई है बजट में, तो वो हेल्प करेगा ज़रूर कि अच्छे तरीके से जो अच्छा स्टार्ट रेलवे को मिल सके दोबारा। तो जो बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड की गई है वो है 1.07 लाख करोड़ की रेलवेज़ के लिए। तो इतना जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वाले साल में किया जाएगा। लेकिन इसकी बात कर रहे हैं ऑथर, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आधा है कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना कि प्लान किया गया है रेलवे के द्वारा। तो इस साल का जो प्लान है वो 2.15 लाख करोड़ के आसपास है। और इसमें से सिर्फ बजट के थ्रू 1.07 लाख करोड़ मिल रहा है रेलवे को। और बाकी का जो है रेलवे प्लान कर रहा है कि अपने दम पर जो है अपने इनिशिएटिव के जरिए जो है वो पैसा जुटाएगा। चाहे मार्केट से जुटा सकता है, चाहे हो सकता है कि अपना कोई अदारा जो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर ले, ओके, तो इस तरीके से पैसा जुटा सकता है। तो ओवरऑल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आने वाले समय में जो है जो रिवाइज एस्टीमेट निकल कर आ रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर से इसको कंपेयर करें तो काफ़ी जो है बढ़ने वाला है, खर्चा काफ़ी बढ़ने वाला रेलवे में। तो आगे बात कर रहे हैं जो एनआरपी है, तो काफ़ी रियलिस्टिक था कि किस तरीके से जो है डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं आने वाले समय में अगर हम बल्क ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पर फाइनेंस करना चाहते हैं, पैसा जुटाना चाहते हैं आने वाले डिकेड्स में। अगर सिर्फ और सिर्फ बजटरी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं तो कितनी डिफ़िकल्टी आ सकती, तो उसके बारे में काफ़ी रियलिस्टिक था। हालांकि यहाँ पर स्ट्रेस भी दिया गया कि हमें एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। और इसी के चलते जो प्राइवेट सेक्टर है तो उसको भी बोला गया कि आप भी पार्टिसिपेशन करो। और एसेट सेल्स के ऊपर भी जो है यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है कि जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको हम बेचें और उनका प्राइवेटाइजेशन करें, पैसा जुटाएं किसी ना किसी तरीके से। और आगे भारत सरकार चाह रही है कि जो कुछ DFCs हैं, जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हैं, जो इनके एसेट्स हैं, तो उनको मोनेटाइज करें। तो यहाँ पर मोनेटाइज करने का मतलब क्या है कि ये एक एसेट्स हैं इनके, तो इनकी एक मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली जाएगी, इनको यहाँ पर टर्न आउट कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। ओके, तो लिक्विडिटी यहाँ से जुटाई जा सकती है अगर हम किसी एसेट को मोनेटाइज करते हैं तो इसी तरीके से अगर DFC एसेट्स को यहाँ पर मोनेटाइज किया जाएगा, अगर सरकार प्लान कर रही है इसका,
तो और भी जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं तो उनको भी आने वाले समय में मोनिटाइज कर सकती है। ओके, उनको भी हम कह सकते हैं कि वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो आगे बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने इस साल की बजट में एक नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में बात की थी कि जो भी ब्रॉन्डफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स होंगे वो इसके अंतर्गत जो है भारत सरकार उनको मोनिटाइज करेगी। ओके, इस नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। तो बहुत सारे रेलवे के एसेट्स ऐसे हैं जो अभी इसका पार्ट बनने जा रहे हैं, एनएमपी का जो पार्ट बनने जा रहे हैं। तो एनएमपी जो है वो एक की अनाउंसमेंट थी जो बजट स्पीच थी अभी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा उसमें। और इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जैसे सोन नगर दंकुनी सेक्शन का एक डीएफसी का रूट है, तो इसको यहाँ पर तो सरकार चाह रही है कि ट्रिपल पी मोड के तहत जो है यहाँ पर काम चलाया जाए। जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकल कर आ रहा है वो है 7,546 करोड़। और इसके अलावा और भी बहुत सारे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, जहाँ पर हाई डेंसिटी नेटवर्क्स हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर काम चल रहा है। तो इसके अलावा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ओके, तो उसका जो प्रोजेक्ट है उसको भी यहाँ पर ट्रिपल पी मोड के तहत भारत सरकार चाह रही है कि उनका काम पूरा हो। तो रेलवे ये भी चाह रहा है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जिनको शॉर्ट फॉर्म में कॉन्कॉर बोलते हैं, तो 2021-22 में इसका भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दें, इसको भी प्राइवेट हाथों में दें स्टेक, और उस यहाँ से भी पैसा जुटाया जाए। और इसके अलावा अगर बात करें कि जो सरकार मोनिटाइजेशन करना चाह रही है अपने एसेट्स का, उनका यहाँ पर उन एसेट्स को मनी के रूप में, कैश के रूप में उनका ट्रांसफॉर्म करना चाह रही है, लिक्विडिटी यहाँ पर लिक्विडिटी उनकी बनानी चाह रही। तो इसका ये ऐसा नहीं कि पहले दिन ही ये आ गया है, बहुत जल्दी आ गया है, इसके बारे में पहले एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेलवे की जो रेवेन्यू है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते। तो आपने भी देखा होगा कि रेलवे काफ़ी लंबे समय तक जो थी टोटली बंद कर दी गई थी। ओके, तो जो पैसेंजर रेवेन्यू निकल कर आता है उसका जो एस्टिमेशन है अभी वो 15,000 करोड़ का है। ओके, तो जहाँ पर जो बजटेड अमाउंट था वो 61,000 करोड़ का था कि हम इतना रेवेन्यू कमाएंगे, जो पिछले साल का बजट था, तो इतना रेवेन्यू आएगा, लेकिन आया कितना है? सिर्फ 15,000 करोड़ का। और इसके अलावा जो रेलवे का डाटा वो ये भी बताता है कि जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स की जो गिनती है 2020-21 में, तो वो कितनी रही है? सिर्फ 1129 मिलियन। तो लेकिन बजटरी जो यहाँ पर नंबर था वो 8,792 मिलियन था कि इतने लोग जो है सफ़र करेंगे। तो उसके मुकाबले बहुत कम जो है जो सरकार को रेवेन्यू आया है, जिसके तहत भारत सरकार चाह रही है कि एसेट्स का जो है वो मोनिटाइजेशन कर दे। तो और आगे बात कर रहे हैं कि चेंजिंग ट्रैक, थोड़ा ट्रैक बदलना होगा। तो अभी हमें पता है कि रेवेन्यू में बहुत काफ़ी जो है शॉर्टफॉल देखने को मिला है। तो इसके तहत ऑथर बात कर रहे हैं कि स्पेशल लोन का जो है कंसेप्ट यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं कि भारत सरकार को यहाँ पर 79,000 करोड़ का जो है अपने ही ओवरऑल गवर्नमेंट बजट से एक स्पेशल लोन जो है ये प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि कवर करे जितना भी यहाँ पर शॉर्टफॉल हुआ इस साल में 2020-21 में पैंडेमिक के चलते। तो इसके तहत इसके अलावा जो पेंशन्स दी जानी है तो इसके यहाँ से पैसा उनको भी दिया जाए। और इसके अलावा जो भी गिरावट देखने को मिली है, जो भी नुकसान देखने को मिला है 2019-20 के फंड्स के अकॉर्डिंग, उसको यहाँ पर इस तरीके से उनकी पूर्ति की जाए। और इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर वो पैसा लगाया जाए जो स्पेशल लोन से यहाँ पर भारत सरकार देती है। अगर तो अगर बात करें जो पेंशन फंड है तो उसमें भी बहुत कट देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि फाइनेंस बहुत वीक थे रेलवे के, पैसा इनके पास आया नहीं। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर पेंशन फंड के तहत फुल एलोकेशन हो भी गया था, लेकिन दूसरी बात जो निकल कर आती है वो है कि रेलवे डॉक्यूमेंट जो पॉइंट आउट करते हैं वो है ऑपरेटिंग रेशो के बारे में। तो ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है? ऑपरेटिंग रेशो का मतलब होता है कि जो अमाउंट रेलवे स्पेंड करती है, पैसा लगाती है एक 100 रुपये का रेवेन्यू कमाने के लिए। ओके, एक 100 रुपये का रेवेन्यू कमाने के लिए जो पैसा रेलवे लगाती है तो हम उसको यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशो बोलते हैं। तो अगर बात करें ऑपरेटिंग रेशो की तो इसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये 114% चला गया 2019-20 में और 131% चला गया 2020-21 में। तो अगर ये चीज़ 100% से ज़्यादा जाती है तो इसका मतलब जो है ये डेफिसिट में है। अगर 100% से नीचे जा रही है तो हम कहेंगे कि ये सरप्लस में है। तो कहने का मतलब ये है ये 114% चला गया यानी 131% चला गया। जितनी अमाउंट रेलवे लगा रहा था उससे ज़्यादा जो है उसके मुकाबले रेवेन्यू बहुत कम आ रहा था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था और रेवेन्यू कम आ रहा था। तो ये चीज़ यहाँ पर बात कह रहे हैं उधर। और आगे बात करें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समय में जब कोविड-19 का ये साल चल रहा था वो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे सही करना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर जो
बजट से सपोर्ट मिलती है, इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे करता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें भी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला 2020-21 में। और अभी यहाँ पर जो शार्प डिप आया है, जिसके चलते फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ चुकी है रेलवे की, तो एक तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर बन गया है रेलवे के लिए ये भी। तो यहाँ पर बात यही है कि इसको दोबारा से सही करना है, सही दिशा की ओर लेकर जाना है इस सिचुएशन को। और इसी के चलते जो है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान तैयार किया गया इस बजट में। 1 लाख करोड़ के आसपास का पैसा दिया गया रेलवे को, जो कि इनकरेजिंग है, अच्छा है, सही सिग्नल के तौर पे यहाँ पर इंटेंशन देखी जा रही है कि दोबारा से रेलवे ट्रैक के ऊपर वापस आएगा। और अगर रेलवे एक्सपर्ट्स की यहाँ पर बात करें, जो बिजनेस टू रिटर्न यहाँ पर है, तो अभी नॉर्मल होना शुरू हो गया है 2021-22 में। और जो पैसेंजर रेवेन्यू है तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है उसी लेवल तक जो पिछले साल के बजट में था। ओके, तो अभी जो फ्राइट रेवेन्यू से जो मालगाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ पर भी 6% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है रेवेन्यू में। और आखिर में बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में रेलवे के इस तरीके से देखा जाएगा कि उसको अभी डिफ़िकल्ट टास्क करने हैं आने वाले समय में, इस तरीके के काम परफॉर्म करने हैं, जैसे कि रेवेन्यू जो है जनरेट करना है, रेवेन्यू रेस करना है मार्केट से, जो भी इसके एक्सपेंसेस खर्चे हैं उनको यहाँ पर पूरा करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आने वाले समय में अच्छा फल देखने को मिलेगा अगर इसी तरीके से काम चलता गया तो इसी समय, अगर इस समय की बात करें तो रिकवरी भी यहाँ पर करनी है, जो हमारा नुकसान हो चुका है रेलवे का, तो उसको वहाँ से उभरना भी है। तो रिकवरी प्लान जो भारत सरकार के बजट में दिया गया है, अच्छा स्टार्ट इसको जो है ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी स्टार्ट अच्छा है, इसको और एक्सपैंड करना है। और अभी बात करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल की, तो यहाँ पर बात करें फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, बहुत सारे यहाँ पर मिक्स्ड स्पीसीज़ हैं ट्रीज़ के, पेड़ों के, जो कि एक बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैटर्न जो है ना वो शो करते हैं, उसका एक चैनल शो करते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। मतलब इस तरीके से जो ट्रीज़ हैं कुदरत की तरफ से ही ऐसे लगे हुए हैं। तो अगर इस तरीके से कोई पेड़ लगे हुए हैं जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, इस फेनोमेना को यहाँ पर क्राउन शाइनेस का नाम दिया गया है। इसको एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म बोला गया है कि जो बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी विंडी एरिया जहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, अगर वहाँ पर ऐसे पेड़ लगे हैं तो अगर विंडी एरिया है, हवा तेज़ चलती भी है, तो पेड़ आपस में टकराते नहीं है, चाहे कौन सी भी स्पीसीज़ का पेड़ हो। और अगर तेज़ हवाएं चल रही हों तो अगर नेबरिंग ट्रीज हो, मतलब आसपास पेड़ लगे हुए, तो फिर आपस में रगड़ खाएंगे, ठीक है, रब होंगे। और क्या होगा, जिस भी तरह की जो बीमारियां किसी एक पेड़ को लगी हुई हैं, अगर कीड़ा लगा हुआ है, अगर किसी के पत्ते जो हैं उसको जो है कीड़े खा रहे हैं, तो वही बीमारी जो है दूसरे पेड़ों को भी ट्रांसफ़र हो जाएगी अगर ये इकट्ठे रहते हैं तो। और आगे बात कर रहे हैं वंगारी मैथाई की। ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो ये ट्री प्लांटिंग चैंपियन भी हैं। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और कुदरत को काफ़ी देन दी है इन्होंने। तो ये कह रहे हैं कि जो पेड़ होता है वो एक आशा और एक धैर्य का एक सिंबल होता है। ओके, तो ज़िंदगी का एक सिंबल है कि किस तरीके से ज़िंदगी हमें जीनी है। और ये बात कर रहे हैं कि मुझे अभी समझ आता है कि कैसे जो है बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें जो हैं वो यहाँ पर ट्रीज़ को एक स्पेशल स्थान क्यों देती हैं अपने यहाँ पर, क्यों उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं, क्यों एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करती हैं जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं। तो जो सर्वाइवल स्ट्रेटजी है पेड़ों की, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग उसको वो फॉलो करके चलते हैं, ता जो कि अपनी वेलनेस के ऊपर वो इंश्योर हो सके, और साथ ही साथ उनकी जो जीवन है वो भी जो है लंबा जा सके। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं जैन गुडवाल हैं। ओके, तो उन्होंने क्या देखा, चिंपैंजी का बिहेवियर देखा, ऑब्जर्व कर रहे थे चिंपैंजीज को। तो उन्होंने पाया कि अगर कोई भी चिंपैंजी, अगर उसको कोई बीमारी लगती है या इन्फेक्शियस डिजीज़ लगता है, तो जो बाकी की उसकी कम्युनिटी होती है चिंपैंजीज की, वो उससे दूरी बनाकर चलते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जो हनी बीज होती हैं उनके केसेस में, जो बुल फ्रॉग, टैडपोल्स होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, माइस, गपीज, तो ये भी यहाँ पर भी इनकी कम्युनिटी ऐसे ही करती है। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उससे वो दूरी बनाकर चलते हैं। और आखिर में बात कर रहे हैं कि हम भी बिल्कुल ऐसे ही सर्वाइवल स्ट्रेटजी से जो है होकर गुजरे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। जब हमने कोविड-19 का सामना किया तो बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट हमें एडवाइस करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके चलो, हैंड वॉश करो, मास्क पहनकर चलो। तो ये बिल्कुल सिंपल वेज हैं, रास्ते हैं कि हम कैसे वायरस से बचें। और अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो हम तो इंटेलिजेंट स्पीसीज़ हैं, हमें क्यों ग्रिपिंग की जाती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। तो आप खुद से देखो, और ऐसे जो इवेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर आप फॉलो करके चलते हो तो किसी की ज़िंदगी जो है बचाई जा सकती है। तो आगे जो न्यूज़ फ्रंट पेज से निकल कर आ रही है, तो वहाँ पर बात कर रहे हैं जो एयरटेल, भारतीय एयरटेल के जो चेयरपर्सन है जिनका नाम है भारती मित्तल, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो एक डिजिटल यूनिट बनाएंगे
एयरटेल के साथ साथ ही जो कि उसके पैरेलल काम करेगा। तो भारती एयरटेल क्या बात कर रहे हैं, अभी जो उनका डिजिटल एसेट्स जितने भी काम कर रहे हैं वो एयरटेल डिजिटल यूनिट के तहत जो है काम कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि वो यहाँ पर देख रहे हैं कि आने वाले समय में एक पैरेलल एंटिटी जो है एयरटेल के बराबर खड़ी की जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर जो है सेपरेट जो है एसेट जो है उसका बनाया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर वो मोनिटाइजिंग जो है आने वाले समय में करेंगे, पैसा जुटाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि जो नया स्ट्रक्चर हमें आप जो आने वाले समय में देखोगे उसको हो सकता है कि एयरटेल डिजिटल के नाम से जाना जाए इस यूनिट को। और आने वाले 2 से 3 सालों में जो है इनको ये लिस्ट करेंगे आने वाले समय में। और जो भी टेलीकॉम रेगुलेटरी का यहाँ पर जिस तरीके के भी रूल्स होंगे उनके हिसाब से जो है इनका आगे वाला फ्यूचर होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात बोली है कि जो हमारी एयरटेल की इंडस्ट्री है, जो उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको अंडर एस्टिमेट भी किया गया है काफ़ी लोगों के द्वारा। ओके, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात की है इन्होंने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर जब हम अपनी इंडस्ट्री को रीसेट करेंगे, नए पैमाने पर एक नई यूनिट पेश करेंगे, तो उससे हमारी एयरटेल को बहुत बड़े पैमाने पर जो है आने वाले समय में फ़ायदा मिलने वाला है। तो आगे जो न्यूज़ है फ्रंट पेज पे दूसरी न्यूज़ है, यहाँ पर बात करें जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। तो वो दोबारा से जो इक्वलाइजेशन लेवाए है, तो ये भी एक तरह का टैक्स है, तो इसकी और जो है दोबारा निरीक्षण करेगा। इसमें जो भी खामियां हैं इसके बारे में जो क्लैरिटी है वो जल्दी देगा। तो क्या होता है इक्वलाइजेशन लेवाई, ये तब अप्लाई किया जाता है जब कोई भी इंडियन बायर जो है किसी फॉरेन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है। तो ठीक है, तो उस समय जो भी चीज़ इंडियन बायर खरीदेगा तो उसके ऊपर जो है इक्वलाइजेशन लेवाई लगता है, टैक्स लगता है ये वाला, और दूसरी और भी लगता है। और यहाँ पर ये कब से लागू हुआ है, ये 1 अप्रैल 2020 से इक्वलाइजेशन लेवाई जो है यहाँ पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाई गई हैं। ओके, और अगर बात करें सेलर का स्टेटस क्या है, तो उसके रिगार्डिंग जो है लॉ बिल्कुल खामोश है। ओके, और अगर दोनों के दोनों पार्टिसिपेट्स, अगर सेलर भी है, अगर जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जो सेलर है जो यहाँ पर प्रोडक्ट को बेच रहा है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो अगर वो भी इंडियन है, ओके, और दूसरी ओर जो बायर वो भी इंडियन है, तो उस समय ये चीज़ कही जा रही है कि उसको 2% लेवाई देना होगा जितना भी टोटल कंसिडरेशन होगा। तो अगर इंडियन सेलर यहाँ पर इनकम टैक्स दे रहा है अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, जो भी उसने सेल की है, इनकम टैक्स एक और से दे रहा है और दूसरी ओर से आपने इक्वलाइजेशन लेवाई भी इंडियन सेलर के ऊपर लगा दिया, तो इस तरीके से डबल टैक्सेशन हो जाएगा एक ही बंदे पर। तो इसी के रिगार्डिंग जो CBDT है वो क्लैरिटी देगा इस इशू के ऊपर कि डबल टैक्सेशन हम ना लगाएं। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई इंडियन बिजनेस ट्रैवलर है जिसने कोई अपार्टमेंट बुक करवाया, भारत में ही कोई सपोज करो अपार्टमेंट बुक करवाया, लेकिन किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत, जो यहाँ पर जिसका नाम है US रेंटल ऑनलाइन मार्केट प्लेस, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई फॉरेन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो ये इस प्लेटफॉर्म के तहत बायर ने तो कमरा बुक करवा लिया 15,000 का, तो अभी जो कमीशन यहाँ पर जाएगी वो जाएगी 3,000 रुपये। ओके, जिसने यहाँ पर जो आपको एक रास्ता दिखाया जिस प्लेटफॉर्म ने, वो 12,000 रुपया जो जाएगा वो जाएगा प्रॉपर्टी ऑनर के पास। और इसके बाद जो 3,000 रुपया उस ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने कमाया, वो उसमें से भी यहाँ पर उसको लेवाई देना होगा, टैक्स देना होगा 3,000 में से भी। ओके, और लेकिन पूरी एंटायर अमाउंट से वो यहाँ पर टैक्स नहीं देगा, क्योंकि उसने 3,000 का ही कमीशन है, तो 3,000 के हिसाब से उसको यहाँ पर टैक्स लगेगा इक्वलाइजेशन लेवाई। और जो बाकी का जो अमाउंट बचता है 12,000 रुपया, वो 12,000 के ऊपर जो टैक्स ऑलरेडी जो है रेंटल इनकम के हिसाब से जो है वो देगा इनकम टैक्स के हिसाब से जो प्रॉपर्टी ऑनर है। और इसी 12,000 में से अगर इसके ऊपर भी दोबारा से इक्वलाइजेशन लेवाई लग गया तो डबल टैक्सेशन यहाँ पर हो जाएगी सेलर की, एक और से इनकम टैक्स भी देगा और दूसरी ओर से जो है इक्वलाइजेशन लेवी भी जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा। तो इसी की क्लैरिटी जो है आने वाले समय में CBDT जो कह रहा है वो देगा। और आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज से, तो यहाँ पर बात करें कि जो SCI टेक है वो $500 मिलियन के यहाँ पर जो ओवरसीज बॉन्ड इशू कर सकती है। तो $500 मिलियन जो है वो रेज कर सकती है फर्दर इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए। तो ये जो यहाँ पर पहली बार जो है ये कंपनी करने जा रही है इस तरीके का जो बॉन्ड इशू कर रही है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के में अगर मामले में बात करें तो भारत इसमें जो है एज ए लीडर जो है आगे उभर रहा है। और जो इसके बॉन्ड्स होंगे वो आने वाले 10 सालों में मैच्योर होंगे, और जो यहाँ पर यील्ड मिलेगा, ऑफर किया जा रहा है, जो रिटर्न मिलेगा वो 3% के हिसाब से होगा, जितना भी ये टोटल रकम होगी। इसके अलावा अभी के लिए जो इसका कुल एसेट निकल कर आ रहा है SCI टेक का, वो 2.61 लाख करोड़ के आसपास का है, जो अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के और जो इन्फोसिस है बस इन दोनों के पीछे है। मतलब काफ़ी अच्छी खासी टॉप रेप्यूटेड कंपनी है भारत में ये, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करते हैं तो इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज में इसका भी जो है काफ़ी अहम रोल जो है वो देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर जो ये प्रपोजल लेकर आए हैं, तो ये चाह रहे हैं कि एक नया यहाँ पर जो है वॉर चेस्ट क्रिएट किया जाए। इसके अलावा और जो है अपॉर्चुनिटीज ये पैदा करना चाहते हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ के मामले में, और बेटर ग्रोथ जो है यहाँ पर ये चाह रहे हैं आने वाले 5 सालों में पिछले 5 सालों के मुकाबले। और अभी के लिए जो एचसीएल टेक का जो क्वार्टर नेट प्रॉफिट निकला है वो 31% भी यहाँ पर अप देखने को मिला है, जो कि 3,982 करोड़ के आसपास बनता है। जो टोटल रेवेन्यू है वो भी 6.4 के आसपास 6.4 के हिसाब से बड़ा है। 19,302 करोड़ का इनका जो है टोटल रेवेन्यू जो है निकल कर आता है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज से है। तो यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट जो है यहाँ पर जो है मूव आउट हो सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, अभी भारत में क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरह से बैन करने के लिए जो है बिल तैयार किया जा रहा है। तो वो ब्लैंकेट बैन कर देगा यहाँ पर। और जो सीईओज हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के और जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको अभी डर लग रहा है कि यहाँ पर भारत में टैलेंट और बिजनेस क्रिप्टो करेंसी का पूरी की पूरा से ये दोनों चीज़ें जो है तबाह हो जाएंगी, भारत में ख़त्म हो जाएंगी। और जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर ब्रेन ड्रेन की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बिल्कुल जैसे 2018 में हुआ था, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्शन दी थी अपने बैंकों को कि आप किसी ने भी जितनी भी तरह की क्रिप्टो करेंसीज है आपने उनकी ट्रांजैक्शंस में आपने डील नहीं करना है। और जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है वो यहाँ पर जो रेगुलेटर कंट्रीज है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया हुआ, जैसे स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, एस्टोनिया है, यूएस है, तो वहाँ पर रश लग जाएगा। और इसी का सिमिलर इफेक्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पर से पूरी की पूरी मार्केट ही जो है वो चली जाएगी बाहर। और 2 इंटरनेशनल एक्सचेंजेस ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्लान अभी रद्द कर दिए हैं कि इंडिया में एंट्री नहीं लेनी है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के हिसाब से। और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है अगर भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजेस के हिसाब से देखें तो उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और आगे जो न्यूज़ है वो है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर JNK में जो यूटी गवर्नमेंट है, जो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने यहाँ पर 15 तरह की जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं उनको रिमूव कर दिया है, ताकि जो कि यूटी में इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके, तो इको बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जम्मू कश्मीर में। तो उसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर ये एक तरह का यह इनिशिएटिव लिया है कि हम इन्वेस्टर्स को यहाँ पर जो है एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रोवाइड करेंगे कि आप यहाँ पर आके इन्वेस्ट करो, एक ही बार जो है जिस तरीके की हमने क्लियरेंस करनी एक ही बार कर दी जाएगी। बार बार जो है इस झंझट में नहीं डाला जाएगा कि आप फलानी एनओसी लेकर आओ, फलानी क्लियरेंस लेकर आओ। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एक MOU भी यहाँ पर साइन किया है कुछ कंपनीज के साथ जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है JNK में। और जो यहाँ पर NOCs जिनके कम से कम अप्रूवल देने की यहाँ पर ज़रूरत होगी, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल है, ओके, तो फायर हो गया, इमरजेंसी हो गया, रेवेन्यू, अगर आप लैंड यूज़ कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग जो है कम से कम जो है खर्चा डाला जाएगा NOCs के चलते जितने भी इन्वेस्टर्स आएंगे। तो कौन है JNK के अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा। और आगे जो न्यूज़ है ये है ET मार्केट्स वाले पेज में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो इनका डिसइन्वेस्टमेंट जो पुश है तो उसमें एक शाइन देखने को मिल रहा है भारत 22 ETF के तहत। ओके, भारत 22 तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि ETF हो क्या, ETF होता क्या है। सो ETF एक तरह का प्रोडक्ट है जो कि इन्वेस्ट करता है 19 पब्लिक सेक्टर और 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में। सो जिसके तहत होता क्या है, अभी कुछ महीने पहले ये चीज़ देखी गई कि इन फंड्स में बहुत कमी देखने को मिली है। तो अभी भारत सरकार इनको डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए बेचेगी और पैसा लाएगी और इन फंड्स में देगी और वैल्यूएशन होगी PSUs की। तो अभी भी जो बिलो जहाँ पर जो मार्केट उस एवरेज से जो इनकी वैल्यूएशन चल रही है, तो जो वेल्थ मैनेजर्स हैं तो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा जो रिच इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आएँ और ETF में यहाँ पर इस फंड में इन्वेस्ट करें। तो जो एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम निकल कर आता है भारत 22 ETF का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो डबल हो चुका है, 19 लाख यूनिट्स का यहाँ पर अभी हो चुका है। अगर पिछले महीने के साथ इसको कंपेयर करें तो तब ये 9 लाख के आसपास था, 9 लाख यूनिट्स के आसपास था। तो टॉप होल्डिंग्स में के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, तो इसके बारे में आप जो है लिस्ट में भी देख सकते हो। तो आगे जो न्यूज़ है ये है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज से। तो यहाँ पर जो टॉप NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो एक ग्लाइड पाथ चाहती हैं अगर इनको आपने कन्वर्ट करना है बैंक में। तो अभी भारत सरकार चाह रही है, RBI चाह रहा है कि जो NBFCs हैं वो भी बैंक का रोल अदा करें क्योंकि बैंकिंग प्रणाली की हालत अच्छी नहीं है। तो अभी RBI की तरफ से यहाँ पर क्या प्रपोजल है, तो यहाँ पर 4 लेयर का यह स्ट्रक्चर जो है NBFCs को रेगुलेट करने का RBI की तरफ से बोला गया है कि जो कैपिटल है इसको यहाँ पर किस तरीके से सख्त करके रखना है, कैसे लैंडिंग करनी है, ठीक है, अगर आप पैसा कर्जे के ऊपर दे रहे हो तो किस तरीके से देना है, वो हाल नहीं करना जो बैंकों ने ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। बैंकिंग प्रणाली मतलब जो भी आया जिसको आपने
पैसे दिए गए, बाद में ये चीज़ का पूरा तैयार खाता नहीं रखा कि कहाँ से पैसे वापस आने हैं, कहाँ से लोन जो है एनपी हो गया। तो ये चीज़ रिपीट नहीं करनी चाहती है आरबीआई। तो यहाँ पर जो 4 लेयर्स बनाई गई हैं इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर और लास्ट में है टॉप लेयर। तो इसी हिसाब से जो है रेगुलेशन की जाएगी इनकी बैंकों के मुकाबले। तो एनबीएफसीज का यहाँ पर पर्पस क्या है, तो यहाँ पर 3 से 4 साल का जो ट्रांजिटरी पीरियड यहाँ पर होना चाहिए अगर आप एनपीए नॉर्म्स को आप लेकर आना चाहते हो इनके साथ। इसके अलावा जो रिस्क वेट फॉर 2 एंड 3 व्हीलर सेगमेंट्स है तो वो 75% तक यहाँ पर है। इसके अलावा जो हैविंग रिस्क वेट टू 50% फॉर लोअर क्रेडिट रिस्क सेक्टर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अपर लेयर एनबीएफसीज ऑन डिपॉजिट टॉकिंग ईसीबी फंड्स। तो ये जो 4 पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं तो ये प्रपोजल है एक तरीके का कि आने वाले समय में इस तरीके से जो है रेगुलेट किया जाएगा एनबीएफसीज को। और आगे जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में से। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का क्या मतलब निकल कर आता है इंडियन बायर के लिए, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो अगर बिटकॉइन की बात करें तो इसमें काफ़ी उछाल ओवरऑल वर्ल्ड की मार्केट में देखा गया है। तो गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है भारत की गवर्नमेंट, वो यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगाने के लिए एक बिल लेकर आ रही है कि जितने भी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बैन होंगी भारत में। तो एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में, तो उसने यहाँ पर जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन थी उसमें सजेस्ट किया था कि आप इन करेंसीज को बैन कीजिए। और अभी भी इस बिल में काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा सा एक की प्रोविज़न देखेंगे कि अगर ये बैन हो जाता है तो जो भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए इसका क्या मतलब निकल कर आएगा। तो इसके तहत सबसे पहली जो बात कर रहे हैं कि किसको बैन किया गया है, तो जो क्रिप्टो करेंसी है इसके यूज़ को एज ए लीगल टेंडर जो है बैन किया गया है कि लीगल टेंडर या करेंसी इसको नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी इसकी क्रिएशन करता है, इसकी खरीद फरोख्त करता है, होल्डिंग करता है, सेलिंग करता है या डील करता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती है भारत में। तो इसकी अगर कोई इसके बावजूद भी ऐसी हरकतें पाई जाती हैं तो यहाँ पर अगर वायलेशन होती है तो उसमें दंड दिया जाएगा, फाइन होगा, जेल होगी 10 सालों की, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर कोई इसकी प्रमोशन करता है, ठीक है, प्रमोशन की एक्टिविटीज़ करता है तो उसको भी फाइन लगेगा और 7 साल की जेल होगी, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। और इसके अलावा अभी सरकार ने अलाउ क्या किया है, सरकार ने अलाउ किया है कि गवर्नमेंट जो है अपनी जो है एक डिजिटल करेंसी जिसको डिजिटल रुपी बोला जा रहा है उसको एज ए लीगल टेंडर इशू कर सकती है। आरबीआई जो है, आरबीआई भी इस डिजिटल करेंसी को जो है रिकॉग्नाइज कर सकता है आने वाले समय में, जो फॉरेन करेंसी के हिसाब से जो कि इसको जो है कंपेयर करके चल सकता है। इसके अलावा और जो है अगर एक्ट पास हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर जो होल्डिंग्स है क्रिप्टो करेंसीज की, आने वाले 90 दिनों के तहत जो उस होल्डिंग्स को आपको ख़त्म करना होगा, डिस्पोज ऑफ करना होगा जब ये एक्ट पास हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर कोई बैन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन जो है पलटाया जा सकता है। तो कोई बैन नहीं है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जिसको यहाँ पर और रिसर्च टीचिंग के पर्पज़ के लिए इसको जो है बरकरार रखा जाएगा, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा रेगुलेशन के पीछे क्या यहाँ पर सोच है भारत सरकार की, तो सबसे पहले यहाँ पर कंज्यूमर को रिस्क है, क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर है नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वोलाटाइल है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो कोई इसका यहाँ पर करेंसी के तौर पर एसएसपी नहीं है, तो इसका यहाँ पर प्राइवेट की है तो वो ख़त्म भी हो सकती है ये। और इसके अलावा क्या रिस्क यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक भी इसको रेगुलेट नहीं कर सकता है क्योंकि इकॉनमी में जो है फाइनेंशियल रिस्क देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। और जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो बिटकॉइन के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो ये भी यहाँ पर जो इसका साइज़ निकल कर आ रहा है वो मिड साइज इकॉनमी का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे स्विट्जरलैंड की हम बात कर ले तो। और आगे बात कर रहे हैं कि जिन इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनको यहाँ पर 90 दिनों का समय दिया है कि आप अपने पैसे को जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया उसको लिक्विडेट करवा लो, अपना जो बिटकॉइन का जो आपका स्टॉक है उसको आप बेच दो जल्दी से जल्दी। इसके अलावा जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको भी कहा है कि आप भारत से चले जाओ बाहर, आपको भी 90 दिनों का समय दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई टैक्स के रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं दी गई कि किस हिसाब से टैक्स स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी यहाँ पर हो सकती है आने वाले समय में जो सरकार लॉ लेकर आती है, तो क्रिप्टो करेंसीज के मामले में हो सकता है कि अगर बाकी फॉरेन कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो हो सकता है कि इस मार्केट में भारत जो है लॉस उठा सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 8000 से ज़्यादा यहाँ पर नंबर है क्रिप्टो करेंसीज के, मतलब इतने अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज वर्ल्ड में मौजूद हैं। और 7 मिलियन यहाँ पर इंडियन होल्डिंग है, मतलब कि भारतीय 7 मिलियन के आसपास का जो है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज जो है 7 मिलियन के आसपास भारतीय क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करते हैं, जिसकी वैल्यू जो है $1 बिलियन के आसपास की निकल कर आती है। और $207 बिलियन की यहाँ पर ग्लोबल यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम निकल कर आ रहा है, जो कॉइन मार्केट कैप है इसके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है।
तो यहाँ पर ग्लोबली रेगुलेशन किन किन की ओर से मिली है, तो जापान, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इन्होंने रेगुलेट किया है क्रिप्टो करेंसीज को अपनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन के तहत। न्यूयॉर्क में भी जो है एज ए पेमेंट मैकेनिज्म जो है इसको परमिशन मिली हुई कि आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होगी। जापान में भी जो लीगल पेमेंट मेथड है तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो चाइना जो है, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ताइवान, यहाँ पर इसको बैन किया हुआ, इसका यहाँ पर यूज़ में यहाँ पर पाबंदी लगाई हुई है। और जो ज़्यादातर सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है डिजिटल करेंसी के साथ। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि वर्ल्ड की टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज का मैप है, बिटकॉइन टॉप पर है। ओके, तो आप देखो बिटकॉइन, एथेरियम, XRP, स्टेलर, चेनलिंक, टीथर, कार्डानो, लिटेकॉइन, बिटकॉइन कैश, USD कॉइन, ये सभी तरह की जो है क्रिप्टो करेंसीज हैं, आपको नाम पता होने चाहिए। तो आगे जो न्यूज़ है वो है कंपनीज वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल मेकर्स हैं तो यहाँ पर इकॉनमी में डिमांड बढ़ रही है, उछाल देखने को मिल रहा है, बिजनेस जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर बात करें टाटा मोटर्स की तो यहाँ पर 7 से 10% में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है इनकी सेल्स में। खासतौर पे जो मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल जो निकल कर आते हैं, इंटरमीडिएट और लाइट कमर्शियल व्हीकल जो निकल कर आते हैं ये वाले फिजिकल ईयर में, तो टाटा मोटर्स में यहाँ पर 7 से 10% में जो है वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा जो अशोक लेलैंड है यहाँ पर भी 25% की वृद्धि देखने को मिली है। तो रीज़न क्या बताए जा रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के इस सेक्टर में, तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों दोनों सेगमेंट्स में कंज्यूमर जो है यहाँ पर डिमांड कर रहा है इसकी। ऑनलाइन सेलर्स जो है उनका भी यहाँ पर जो है रैपिड राइज देखने को मिला है इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत। यहाँ पर इनका जो है खरीदो फरोख्त हो रही है और इसके साथ नई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो भी इंडिया में जुड़ रहे हैं आकर, और लार्जर नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये भी कंपनीज वाले पेज में से है। तो यहाँ पर जो MG मोटर है तो ये एक चाइनीज़ कंपनी है, चाइना की लार्जेस्ट कार मेकर कंपनी है जिसका नाम है SAIC मोटर कॉर्प। तो ये यहाँ पर भारत में जो इलेक्ट्रिक कार मार्केट है उसमें इसका 30% शेयर है भारत का, उसको यहाँ पर ग्रैब करना चाहती है। तो ये इनका फ्यूचर टारगेट है कि 30% जो भारत की मार्केट है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो ये यहाँ पर कंसीडर करें। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि ये जो अब की बार इस साल में 10,000 के आसपास के यूनिट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के वो यहाँ पर बेचेंगे। और जो कार मेकर जो है ये साथ ही में इस चीज़ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि अच्छे जो है पोटेंशियल पार्टनर्स इसको मिले। खास तौर पे अगर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें इंडिया में तो वहाँ पर भी ये फोकस कर रहे हैं, तो अच्छा प्राइस मिले, कम से कम प्राइस में जो है लोकलाइज लेवल पर जो है बैटरी डेवलप की जा सके, तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आगे जो न्यूज़ है यह है इकॉनमी, मैक्रो, माइक्रो एंड मोर वाले पेज में से। तो यहाँ पर 12% के आसपास EPFO के सब्सक्राइबर हैं जिनको अभी तक उनकी इंटरेस्ट पेमेंट जो है फिजिकल ईयर 2020 के हिसाब से वो नहीं मिली है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इशू कोई आ गया है जिसकी वजह से फंड ट्रांसफर में दिक्कतें आ रही हैं, इनएक्यूरेसीज यहाँ पर पैदा हो चुकी हैं। अगर बात करें EPFO की तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ सिलेंटल एंड वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडरटेकन। तो अभी के लिए इसमें 19 करोड़ के आसपास इसके तहत अकाउंट जो है वो चलाए जाते हैं। ये जो एनुअल रिपोर्ट 2016-17 की आई थी उसके हिसाब से ये डाटा आया है। पेमेंट में डिले देखने को मिला है तो जिससे 6 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। इनएक्यूरेसीज आई हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स में यहाँ पर डिले के हिसाब से। तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिट जो है वो भी यहाँ पर इस फिजिकल के एंड तक ही इनको देना है। ओके, जो 31 मार्च तक है तो उससे पहले यहाँ पर क्रेडिट करना है। तो इसके तहत जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और आगे जो न्यूज़ है ये निकल कर आ रही है डिसरप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में से। तो यहाँ पर एक Log9 न्यू टेक नाम की कंपनी है जो कह रही है कि जो ये बैटरी यहाँ पर बनाएंगे वो 15 मिनट से कम समय में जो है चार्ज हो सकती है। ओके, तो ये एक इंडिजीनियसली डेवलप सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पर EV बैटरीज की जो चार्जिंग है उसको 15 मिनट से कम समय में चार्ज कर सकती है। और आगे यहाँ पर जो रेंज की प्रॉमिस कर रहे हैं वो कि 70 किलोमीटर जो है 2 व्हीलर के लिए और जो 60 किलोमीटर है वो 3 व्हीलर के लिए। तो ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो यहाँ पर चाह रही है कि आने वाले समय में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर ऑलरेडी जो फ्लीट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं जैसे डिलीवरी है, शैडोफैक्स है, वोगो है, जूम है, उनको हम कहेंगे कि आप अपनी गाड़ियों में, अपनी कारों में हमारी जो बैटरीज हैं उसमें यह टेक्नोलॉजी आप जो है अपनाएं। तो अभी के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ईवी में यही है कि चार्जिंग कैपेसिटी, तो अभी 2 व्हीलर हो चाहे 3 व्हीलर हो 4 से 5 घंटे का समय लगता है इनको फुल चार्ज करने में लिए। तो यहाँ पर इंडिया की जो ईवी मार्केट है उसमें अभी उछाल देखने को मिल रहा है। जो लास्ट माइल जो फ्लीट ऑपरेटर्स है जैसे डिलीवरी व्हीकल्स, जो डिलीवरी नाम की कंपनी है, तो यहाँ पर ईवी के ऊपर वो फोकस करना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर बॉटलनेक यही कि टाइम बहुत लगता है इनको चार्जिंग में, तो इससे यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के भी यहाँ पर इनएडिक्वेसी है, मतलब कमी है, वो भी अभी बड़े पैमाने पर चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप है तो बिल्कुल उनके जैसे ही अभी चार्जिंग स्टेशंस को डेवलप करना होगा आने वाले समय में।
तो इसके तहत यहाँ पर जो है कुछ थोड़ा बहुत अनइकोनॉमिकली इनको पड़ता है, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाती है। तो अभी समय शीशे के सामने जाइए, डिसेंट, इंटरमिटेंट और ओमिट, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए और समझिए और इनको अच्छे से रिपीट कीजिए बार बार। और आगे बात करेंगे इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंडियन पैक्ट। तो ये एक रीजनल पैक्ट था जो यहाँ पर एक एज ए कॉमन मार्केट लिंक के तौर पर स्थापित किया गया था 1969 में। प्रेजेंटली इसके यहाँ पर जो मेंबर हैं पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलिविया और वेनेजुएला है। ओके, तो ये इसके इतने मेंबर हैं। ओके, तो ये पैक्ट जो था 1980s में ये कोलैप्स हो गया था। इसके अलावा दोबारा से जो था इसको रीलॉन्च किया गया 1990s में। जो इसका ओरिजिनल मेंबर था चील, ओके, तो उसको निकाल दिया गया था। तो अभी के लिए जो बाकी मेंबर्स हैं वो इसके अभी मौजूदा मेंबर हैं। चील को निकाल कर उस समय वेनेजुएला को ऐड किया गया था। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? टोटल 5 मेंबर्स हैं। तो आगे है नक्शे को पहचानो, आइडेंटिफाई कीजिए ये कौन सा राज्य है भारत का, और इसकी मुझे पूरी डिटेल दीजिए कि इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, कैपिटल कौन है, गवर्नर कौन है, लैंग्वेज कौन सी है। तो ये कल का आंसर है। कल का जो नक्शा दिया था वेस्ट बंगाल का था, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं, कैपिटल कोलकाता है। जो लेजिस्लेचर है 294 सीट्स है, अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में। तो 294 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होंगे। यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है। लोकसभा की 42 सीट्स है, राज्यसभा की 16 सीट्स हैं। हाई कोर्ट इसका कलकत्ता हाई कोर्ट है, और पॉपुलेशन जो है वो 9 करोड़ के आसपास है। तो ये इधर और जो है आप इसके मोटो देख सकते हो, जो मैमल है वो देख सकते हो, स्टेट बर्ड कौन सा है, स्टेट फिश कौन सी है। तो इन सब के नाम आपको पता होना चाहिए। एक नज़र यहाँ पर घुमाइए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता भी है इस एरिया से तो आपको पता हो जाएगा। अगर स्टेट बर्ड की बात करें तो वाइट थ्रोटेड किंगफिशर यहाँ का है। फिश जो है इश फिश यहाँ की है। नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन जो है फ्लावर यहाँ का है। जो स्टेट ट्री है वो है चैटमैन ट्री। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और आंसर ज़रूर दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।